हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कैलोरीमेट्री। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी, उसके साथ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैलोरीमीटर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है क्या। तो सबसे पहले हम कैलोरीमेट्री समझते हैं कि कैलोरीमेट्री में हम पढ़ते क्या हैं। कैलोरीमेट्री में हम पढ़ते हैं हीट और टेम्परेचर के बारे में, यानी कि किस तरीके से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट फ्लो होती है, उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है, और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब कुछ हम किस में पढ़ते हैं, कैलोरीमेट्री में पढ़ते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं हीट की, कि हीट होता क्या है, व्हाट इज हीट। तो ध्यान रखिए, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है which is stored in a body due to vibration of its particles, so movement of, or you can say random motion of its particles। तो आपने देखा होगा कि कोई भी बॉडी है, वो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उस बॉडी में पार्टिकल्स कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहते हैं या फिर कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में रहते हैं, और उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, दैट एनर्जी इज हीट। वही एनर्जी क्या है, हीट है। तो सॉलिड स्टेट में अगर कोई भी बॉडी सॉलिड स्टेट में होती है तो उसके पार्टिकल्स भी कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहते हैं, अगर आप उसको हीट प्रोवाइड करते जाते हो। तो जितनी ज्यादा हीट प्रोवाइड करोगे उसके पार्टिकल्स उतनी वाइब्रेट करेंगे और उसकी वजह से उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर होती रहेगी। सेम लिक्विड्स के साथ होता है। लिक्विड्स में आप जितनी ज्यादा हीट सप्लाई करोगे उतनी ज्यादा वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं उसके पार्टिकल्स, और सेम चीज गैसेज में भी होती है। तो एक चीज ध्यान रखिए, हीट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है जो किसी भी बॉडी में स्टोर होती है। और बॉडी में स्टोर कैसे होती है, उस बॉडी में जो भी पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, और उस वाइब्रेशन की वजह से, उस मोशन की वजह से उसमें वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो जितना ज्यादा वो मोशन में रहेंगे, जितना ज्यादा मूवमेंट करेंगे, जितना ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, उतनी ज्यादा उनमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, यानी कि हीट कंटेंट उसमें उतना ज्यादा होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सो फार हीट क्या है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और वो किसी भी बॉडी में स्टोर होती है। तो हीट अगर फॉर्म है एनर्जी की, इसको हम बेसिकली डिनोट करते हैं क्यू से। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट होती है जूल। इसकी एसआई यूनिट होती है जूल। तो हीट की एसआई यूनिट हो गई हमारे पास जूल। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है टेम्परेचर का। अब देखिए टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर टर्म आपने सुनी होगी, पहले भी पढ़ी होगी, और टेम्परेचर को आप डिफाइन करते हो। What is temperature? It is the degree of hotness और coldness of a body। कोई भी बॉडी कितनी हॉट है या फिर कितनी कोल्ड है, उसको हम किस चीज से मेजर करते हैं, टेम्परेचर से। उसके टेम्परेचर से हम बता सकते हैं कि बॉडी ज्यादा हॉट है या बॉडी ज्यादा कोल्ड है। तो जनरली हॉट एंड कोल्ड टर्म हम यूज करते हैं, लेकिन कोई भी बॉडी कितनी हॉट है या कोई भी बॉडी कितनी कोल्ड है, उसके लिए कोई ना कोई नंबर्स तो चाहिए ना, कि इतना ज्यादा हॉट है, ताकि हम उनका मेजरमेंट कर सके, ताकि हम उनका कंपैरिजन कर सकें। तो उसके लिए हम यूज करते हैं द टर्म टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। अब आपको एक चीज तो पता है कि अगर किसी बॉडी को आप हीट करोगे तो वो क्या होती जाती है, हॉट होती जाती है, यानी उसका टेम्परेचर राइज होगा। और किसी बॉडी को अगर आप कूल करोगे तो उसका टेम्परेचर फॉल होगा, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो हॉट करने पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जितनी ज्यादा है वो उतना हॉट है, और किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जितना लो है वो उतनी क्या है, कोल्ड है। तो इस चीज को आपको समझना है कि टेम्परेचर इज नथिंग बट डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर क्या होता है और हीट क्या होती है। टेम्परेचर और हीट दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस नहीं है। टेम्परेचर की आपको यूनिट्स पता होंगी। टेम्परेचर को हम अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, करेक्ट। उसको हम के से डिनोट करते हैं, वैसे टेम्परेचर को हम टी से डिनोट करते हैं या कैपिटल टी से भी डिनोट करते हैं। अगर हम दूसरी यूनिट की बात करें तो डिग्री सेल्सियस में भी हम मेजर करते हैं, या फिर फ़ारेनहाइट में भी, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी हम मेजर करते हैं। तो यूनिट जो होती है टेम्परेचर की वो डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब ध्यान रखिए, या फिर हम केल्विन भी यूज करते हैं, केल्विन इज द एसआई यूनिट। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टेम्परेचर और हीट जो है, दीज आर टू कंप्लीटली डिफरेंट टर्म्स। ये टेम्परेचर और हीट जो होती हैं ये कंप्लीटली दो डिफरेंट टर्म्स होती हैं। अब किसी भी बॉडी में कितनी हीट स्टोर्ड है, यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि किसी भी बॉडी में कितनी हीट स्टोर्ड है वो डिपेंड करता है किस चीज पे, एक उसके टेम्परेचर पे
करेक्ट। आपको पता है ज्यादा टेम्परेचर है इसका मतलब उसके अंदर हीट क्या है, ज्यादा स्टोर्ड है। कम टेम्परेचर है इसका मतलब उसके अंदर हीट कम स्टोर्ड है। पर ध्यान रखिए टेम्परेचर और हीट दो अलग अलग टर्म्स हैं। टेम्परेचर सिर्फ ये बताता है कि ये बॉडी हॉट है या ये कोल्ड है। हीट इज एनर्जी इन द बॉडी, उस बॉडी में जितनी एनर्जी है वो हीट होती है। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गया यूनिट इन दोनों की। अच्छा, अब बात करते हैं कि हीट जो होती है बॉडी में, किसी भी बॉडी में कितनी हीट स्टोर्ड है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या हीट गिवन टू द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर यानी कि डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। मान लेते हैं भी बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था और 10 से 20 हो गया, तो 10 से 20 होने में कितना चेंज करना पड़ा उसको, 10 डिग्री सेल्सियस चेंज करना पड़ा। तो डेल्टा टी जो होता है, डेल्टा टी ध्यान रखना, दैट इज T2 माइनस T1। T2 यानी कि फाइनल टेम्परेचर और T1 मान लेते हैं उसका इनिशियल टेम्परेचर है। तो T2 अगर उसका फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर T1 है, अगर उसका टेम्परेचर रेज हुआ है, और अगर फॉल हुआ है तो T2 उसका इनिशियल टेम्परेचर लो हो जाएगा, तब वो आप T1 माइनस T2 कर लोगे, तो जो टेम्परेचर उसका रेज होता है, कितना फॉल होता है, दैट इज डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। तो हीट किसी भी बॉडी ने कितनी स्टोर हुई या उसने कितनी हीट लूज की, वो किस पे डिपेंड करता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। दूसरी चीज, Q हीट सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। कितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, कितनी हीट वो लूज करेगा, किस पे डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है। तो यहां से क्या हो जाता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और यू कैन से Q इज इक्वल टू C इंटू M इंटू डेल्टा टी, और यू कैन से Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। अब ये C क्या है, C एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है विच इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये टर्म आ गई हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी हम हीट कैपेसिटी पे भी आएंगे। ये टर्म आ गई हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहां से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ Q। Q यानी कि हीट की यूनिट क्या है, जूल, अपॉन मास की यूनिट, मास की यूनिट क्या होती है, kg, इंटू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। सो व्हाट विल बी द यूनिट, दैट इज जूल पर kg पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब अगर आपको डिफाइन करना हो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो देखिए यहां पे अगर मैं मास की वैल्यू 1 रख दूं और डेल्टा टी टेम्परेचर की वैल्यू 1, डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर वो भी 1 रख दूं, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ या 1 केल्विन चेंज हुआ, तो कैसे डिफाइन करोगे, अगर ये दोनों 1 हो जाएंगे, ये भी 1 और ये भी 1, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट आपको 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए होती है, उसी हीट को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं उस बॉडी की। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है जो वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। वाटर के लिए जनरली ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो ये चीज ध्यान रखिए, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, हमेशा ज्यादा हाई होती है अधिकतर सब्सटेंसेस से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने का मतलब क्या हुआ कि 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है, और वो लगभग कितनी होती है, दैट इज अराउंड, ध्यान रखिए, दैट इज अराउंड 4180 जूल। लगभग इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। अब यहां से एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम हीट की बात करते हैं तो एक और चीज ध्यान रखिए कि टेम्परेचर का एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, दैट इज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। हीट कहां से कहां फ्लो होगी वो हमेशा कौन डिटरमाइन करता है, टेम्परेचर। और एक चीज ध्यान रखिए, हीट ऑलवेज फ्लोज नेचुरली फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। हीट जब भी नेचुरली फ्लो होती है वो किसी हायर टेम्परेचर की बॉडी से किसी लोअर टेम्परेचर की बॉडी में होती है।
इसका आप हमेशा ध्यान रखोगे कि अगर नेचुरली हीट फ्लो हो रही है तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी, कभी भी लो से हाई की तरफ ऑटोमेटिकली यानी कि बाय इटसेल्फ वो फ्लो नहीं होगी। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे कि जैसे आजकल विंटर्स में क्या होता है कि अगर आप कोई हॉट वाटर का आपके पास ग्लास है या हॉट टी का आपके पास कोई कप है, अगर आप उसको रख देते हो तो आफ्टर सम टाइम इट गेट्स कूल्ड, कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। कूल क्यों हुआ? क्योंकि सराउंडिंग्स का टेम्परेचर क्या है, कम है, कप का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो वहां से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में यानी कि कप से और सराउंडिंग्स में हीट फ्लो होने लगेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से अगर हम उल्टा देखें कि अगर समर्स की बात करें तो समर्स में क्या होता है कि आपके पास अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो या बहुत कोल्ड वाटर पी रहे हो, अगर आप उसको टेबल पे रख दो तो कुछ टाइम के बाद उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वो हॉट हो जाता है। रीजन क्या है उसका? रीजन वही है कि सराउंडिंग्स का टेम्परेचर क्या है, इस समय ज्यादा है। तो जो समर्स में सराउंडिंग्स का टेम्परेचर ज्यादा होता है, जो आपका ग्लास ऑफ वाटर है उसका टेम्परेचर कम है, तो हीट कहां से कहां जाएगी, सराउंडिंग से आपके वाटर ग्लास में जाएगी और उसकी वजह से आपके जो वाटर ग्लास का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा क्योंकि उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली है। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही फ्लो होती है। तो इसका मतलब टेम्परेचर का एक और रूल क्या आता है कि इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ये डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो को डिटरमाइन करता है कि किधर से किधर को हीट फ्लो होगी। अब यहां पर मैंने हीट फ्लो की बात की तो मैंने आपको क्या बताया कि 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको इतनी हीट चाहिए होती है, दैट इज 4180 जूल। तो एक और टर्म आती है यहाँ पे, हीट की एक और यूनिट आती है, दैट इज कैलोरी। तो कैलोरी को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, ध्यान रखिए। 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने आपको बता दिया कि वाटर की हीट कैपेसिटी इतनी है, किसी भी सब्सटेंस की उतनी हीट कैपेसिटी होने का मतलब क्या है कि 1 kg वाटर को जो टेम्परेचर है उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको कितनी हीट चाहिए, 4180 जूल हीट चाहिए 1 kg वाटर का। तो अगर मैं पूछूं कि 1 kg वाटर का अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको इतनी हीट चाहिए, तो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना चाहिए, तो उसके लिए कितने चाहिए, क्योंकि 1 kg वाटर में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, तो इसको आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे। तो ध्यान रखिए 1 कैलोरी जो होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, और राउंड ऑफ करके आप इसको क्या लिख सकते हो, 4.2 जूल। तो 1 कैलोरी ध्यान रखना लगभग कितना होता है, 4.2 जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। इसका आप हमेशा ध्यान रखोगे कि 1 कैलोरी कितना होता है, दैट इज 4.2 जूल, लगभग ये 4.2 जूल होता है। और 1 कैलोरी को आप डिफाइन कैसे करते हो कि 1 कैलोरी एनर्जी जो होती है या 1 कैलोरी हीट कितनी होती है, 1 कैलोरी हीट वो हीट होती है जो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए चाहिए होती है। उसी हीट को आप क्या कहते हो, 1 कैलोरी हीट कहते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और अगर मैं 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो उसके लिए हीट कितनी चाहिए होगी, इतना चाहिए होगी, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 किलो कैलोरी। वो किसके इक्वल होती है, 1 किलो कैलोरी के इक्वल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैलोरी के टर्म्स में हम 1 ग्राम वाटर लेते हैं, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है, न कि 1 kg। 1 kg मत लीजिएगा, वहां पे 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होगी वो 1 कैलोरी होगी। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये बताता है कि कोई भी लिक्विड या कोई भी सॉलिड या कोई भी सब्सटेंस है, वो अगर आप उसका 1 kg लेते हो तो उसका 1 kg सब्सटेंस जो है वो अपना टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट लेगा। तो जितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा 1 डिग्री सेल्सियस अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, इसका मतलब क्या, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका मतलब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उसको, मतलब वो इजीली हीट नहीं होगा, तो इजीली उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बहुत ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं अगर उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा हीट नहीं सप्लाई करनी पड़ेगी अगर उसका 1 kg, अगर हम मास सेम रखें 1 kg। नाउ नेक्स्ट टर्म आती है आपके पास हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो
हीट कैपेसिटी क्या होती है किसी भी बॉडी की, कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी Q इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको बताया, MC डेल्टा T। तो ये तो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा, करेक्ट। M क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी, C क्या हो गई उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा T क्या हो गया, उसका चेंज इन टेम्परेचर। अगर चेंज इन टेम्परेचर में डेल्टा T करूं तो Q इज इक्वल टू डेल्टा T, यानी कि 1 डिग्री करूं, क्योंकि चेंज कितना करना है टेम्परेचर, 1 डिग्री, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MC। और उस समय जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि जो Q होगा दैट इज इक्वल टू C डैश। C डैश क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इफ डेल्टा T इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो डेल्टा T इज इक्वल टू 1 डिग्री ले लिया मैंने, तो MC जो हीट रिक्वायर्ड होगी उस समय दैट इज इक्वल टू MC, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो यानी कि हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या मिला है हमको, C डैश से डिनोट करते हैं हम हीट कैपेसिटी को। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अगर यूनिट की बात करें, यूनिट क्या हो जाएगा, मास की होती है kg इंटू जूल पर kg पर केल्विन। तो जूल kg से kg कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट का ध्यान रखना, इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर केल्विन, क्योंकि kg से यहाँ पे kg कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या अंतर है। तो मैं बता देता हूं क्या अंतर है, कि हीट कैपेसिटी वो हीट होती है जो किसी भी 1 kg सब्सटेंस का, ध्यान रखिए वहां पे स्टैंडर्ड है 1 kg, यानी कि मास आप स्टैंडर्ड लोगे, मास आप चेंज नहीं करोगे। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करेगी, करेक्ट। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, कि 1 kg मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दूसरा, अगर हीट कैपेसिटी की बात करें तो कोई भी बॉडी है उसका मास से कोई मतलब नहीं हमको, मास कितना भी है उसका, 1 kg 2 kg 30 kg 50 kg, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो है हीट कैपेसिटी। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन ही हो गया, दूसरा डिफरेंस यूनिट देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केजी पर केल्विन। हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केल्विन, करेक्ट। तीसरा डिफरेंस जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। क्योंकि मास पे क्यों नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि मास तो हमने हमेशा 1 kg ही लेना है, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। वाइल हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द मास, हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर आप बॉडी का मास बढ़ा दोगे तो आपको क्या बोला गया है कि 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो मास ज्यादा होगा तो हीट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, यानी कि हीट कैपेसिटी ज्यादा हो गई। और मास कम कर दोगे तो हीट की रिक्वायरमेंट कम होगी 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीट कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है किस चीज पे, वो डिपेंड करती है जो आपका मास है बॉडी का। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिफरेंस क्या होता है। और अब हम चलते हैं कि डिफरेंस क्या होता है इन दो चीजों में, हीट एंड टेम्परेचर के बीच में। तो क्लियरली हम समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी। हीट क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो किसी भी बॉडी में स्टोर होती है। व्हाइल टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हीट, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, और यू कैन से टेम्परेचर इज द मीजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, की कोई भी बॉडी हॉट है या कोल्ड है उसको मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर का यूज करते हैं। अगर हम बात करें यूनिट की, तो यूनिट ऑफ हीट जो होती है एसआई यूनिट वो जूल होती है, और टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है। तो यूनिट दोनों की अलग हो गई। उसके अलावा और क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, ध्यान रखिए। अगर हम बात करें टेम्परेचर और हीट की, तो अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर अगर सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें जो हीट कंटेंट है, हीट भी दोनों में सेम है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे हो गया, तो एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 लीटर वाटर है। 5 लीटर वाटर को आप बॉईल करते हो, करेक्ट। बॉईल करोगे, यानी कि बॉईल करने के लिए बॉईल करोगे, मान लेते हैं उसका टेम्परेचर अभी 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 से 100 तक लेके जाना है। तो 5 लीटर वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाने के लिए आपको काफी देर तक गर्म करना पड़ेगा, यानी कि उसको काफी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, करेक्ट। तो उसके अंदर हीट क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। वहीं अगर आपके पास केवल 1 लीटर वाटर है, तो 1 लीटर वाटर को बॉईल करने के लिए आपको थोड़ी देर में हीट करोगे, थोड़ा सा हीट करोगे उसको, थोड़ी सी हीट दोगे उसको, वो काफी जल्दी बॉईल हो जाएगा। तो क्या हुआ, 5 लीटर वाटर ने तो काफी हीट एब्जॉर्ब कर ली, उसके अंदर तो हीट बहुत ज्यादा है, और 1 लीटर ने तो बहुत कम हीट एब्जॉर्ब की। इसका मतलब उसके अंदर हीट कम है, टेम्परेचर तो दोनों का सेम है। क्या मतलब हुआ इसका, यही मैं आपको समझा रहा हूं कि जो हीट है और टेम्परेचर है वो दोनों अलग चीजें हैं।
हीट अगर बॉडीज में, टेम्परेचर अगर बॉडीज का सेम भी है, दोनों तो बॉइलिंग पॉइंट पे हैं, दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन दोनों के अंदर हीट क्या है, अलग अलग है, क्योंकि आपने देखा अदरवाइज दोनों सेम हीट एब्जॉर्ब करती है 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए। तो हीट कंटेंट 5 लीटर वाले के पास ज्यादा है, 1 लीटर वाटर के पास कम है, जबकि टेम्परेचर दोनों का क्या है, सेम है। तो ये आप समझ गए होंगे कि अगर टेम्परेचर दो बॉडीज का सेम भी होगा तो जरूरी नहीं है कि उनके अंदर हीट सेम हो, और सेम वाइस वर्सा, अगर हीट दो बॉडीज के अंदर सेम है तो जरूरी नहीं है कि उनका टेम्परेचर भी क्या हो, सेम हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। नाउ अब हम पहुंचते हैं कैलोरीमेट्री और कैलोरीमीटर पे कि कैलोरीमीटर क्या होता है। कैलोरीमीटर कुछ नहीं होता है, कैलोरीमीटर इज जस्ट अ डिवाइस used to find out how much energy or how much heat a body is losing or gaining। तो कोई भी बॉडी कितनी हीट लूज करती है या कितनी हीट गेन करती है, वो कैलकुलेट करने के लिए हम जिस डिवाइस का, जिस सिस्टम का, जिस अरेंजमेंट का यूज करते हैं, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर में आपके पास बहुत सिंपल सा एक सिस्टम होता है जिसमें आपके पास एक वेसल होता है। जनरली वो वेसल जो होता है वो वेसल होता है बहुत थिन कॉपर शीट का, बहुत थिन कॉपर शीट हम यूज करते हैं वो वेसल बनाने में। और क्योंकि आपको ये पता करना है कि बॉडी ने कितनी हीट लूज की और कितनी गेन की, तो उसके लिए वो हीट वहीं रहनी चाहिए। हीट एनर्जी की ही फॉर्म है, तो उसके लिए वो हीट वहीं रहनी चाहिए। उसके लिए हम प्रॉपर इंसुलेशन देते हैं उसको। प्रॉपर इंसुलेशन, एक तो आप वूल का इंसुलेशन देते हो और बाहर से आप वुडन ब्लॉक लगाते हो ताकि उसको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाए, जो हीट है वो लूज ना हो, बाहर लूज ना हो। और थिन कॉपर शीट हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप दो बॉडीज का हीट गेन और लूज कैलकुलेट कर रहे हो कि किस बॉडी ने कितनी हीट गेन की, किसने कितनी लूज की, तो उसको क्या करोगे, आप दोनों को मिक्स करोगे। और जब दोनों को मिक्स करोगे तो मैंने क्या किया, मैंने एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर में ये थिन शीट होती है कॉपर की, इसके बाहर वूल होता है और इसके बाहर आपका वुडन ब्लॉक होता है जो कि इसको इंसुलेट करता है। तो वूल क्यों लगाते हैं, इसको इंसुलेट करने के लिए। और थिन जो दो सब्सटेंस है, मान लेते हैं एक हॉट बॉडी है, दूसरी कोल्ड बॉडी है, लिक्विड्स है मान लेते हैं दो, तो दोनों को आपने मिक्स किया। आपको पता है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, यानी कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट जाएगी, तो कोल्ड बॉडी गर्म होती जाएगी, हॉट बॉडी ठंडी होती जाएगी। तो आप ये कैलकुलेट करोगे कि हॉट बॉडी ने कोल्ड बॉडी को कितनी हीट सप्लाई की। तो यहाँ पे होता क्या है कि थोड़ी बहुत हीट जो है ये कॉपर वेसल भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और कॉपर वेसल हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि एक तो बहुत थिन यूज करते हैं, उससे क्या हो जाता है, इसका मास बहुत कम होता है। मास कम होगा तो हीट क्या नहीं करेगा, ज्यादा गेन नहीं करेगा। करेक्ट। दूसरी चीज, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बहुत ही लो होती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होने के लिए, इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम ये कोई खास हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इसीलिए कॉपर जो होता है इसको हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो ये हीट खुद से एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि अगर एक हीट खुद से एब्जॉर्ब करने लग गया तो एक बॉडी दूसरी बॉडी को जितनी हीट देगी उसमें से कुछ पार्ट तो कॉपर के पास से चला जाएगा, लेकिन जो हीट का पार्ट कॉपर के पास जाता है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, इतना कम होता है कि आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैलोरीमीटर किस तरीके से वर्क करता है। और अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से कि ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री होता क्या है। तो होता क्या है कि जब भी हम बात करते हैं हीट गेन और लूज करने की, तो आपको पता है कि ये क्या है, हीट क्या है, एक एनर्जी की ही फॉर्म है। और एनर्जी की फॉर्म है तो आपको पता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा है, उसी पे बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कि जब भी व्हेनेवर टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, द हीट लॉस्ट बाय हॉटर बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कूलर बॉडी और हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। करेक्ट। तो अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के, एक का टेम्परेचर ज्यादा यानी कि एक हॉट बॉडी है और दूसरी कोल्ड बॉडी है, करेक्ट, तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो आपको पता है कि जो हॉट बॉडी होगी वो कोल्ड बॉडी को हीट करने लगेगी, कोल्ड बॉडी उसकी वजह से गर्म होने लगेगी, लेकिन हॉट बॉडी का टेम्परेचर क्या होने लगता है, कम होने लगता है। करेक्ट। तो यही आपको समझना है। तो जितनी हीट हॉट बॉडी लूज करेगी, लूज करके कहां जा रही है, कोल्ड बॉडी में, उतनी ही हीट क्या करेगी, वो कोल्ड बॉडी गेन करेगी, प्रोवाइडेड देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी टू द सराउंडिंग्स। एनर्जी लॉस ना हो, सराउंडिंग्स में एनर्जी ना जाए, क्योंकि अगर कुछ हीट सराउंडिंग्स में चली गई तो फिर आपके लिए कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यही कहता है कि हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी।
तो ये सिंपल सी चीज है कि भाई हीट अगर कोई हॉट बॉडी लूज कर रही है तो हीट कहां जा रही हो, हीट कोल्ड बॉडी में जा रही है। और वही है कि हीट कितनी गेन करेगा कोल्ड बॉडी, जितनी जो हॉट बॉडी है वो हीट लूज करेगा, तो दोनों बराबर ही होंगे। करेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो भी फॉलो कर रहे हैं, यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब मान लेते हैं कि हॉट बॉडी जो है उसका इनिशियल टेम्परेचर T1 था, हॉट बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर क्या था, T1 था। तो मान लेते हैं कि जो T1 था, T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी। दूसरा T2 मान लेते हैं, T2 क्या था, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T2 है, तो T2 कोल्ड बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर है। अब आपको पता है कि जब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट सप्लाई होगी तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में क्योंकि हीट जा रही है तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया एक कि अगर आप हॉट कप ऑफ वाटर अगर या हॉट कप जो है पानी का या फिर वाटर का आप रूम में रखो विंटर्स के टाइम पे तो क्या होता जाएगा, कूल होते जाएगा, उसकी वजह से आप उसका सराउंडिंग थोड़ा सा गर्म होता जाएगा। करेक्ट, तो उसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम, और सराउंडिंग का टेम्परेचर गर्म ज्यादा होता जाएगा। तो वही चीज है कि जो कोल्ड बॉडी है उसका टेम्परेचर T2 है और हॉट बॉडी का टेम्परेचर T1 है। अब धीरे धीरे क्योंकि हीट सप्लाई कहां से कहां हो रही है, हॉट से कोल्ड में, मैंने आपको हमेशा बोला था कि हीट कहां से कहां फ्लो होती है, हॉट से कोल्ड में फ्लो होती है। धीरे धीरे क्या होता जाएगा, हॉट बॉडी का टेम्परेचर कम होता जाएगा और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और एक टाइम आएगा जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। तो T क्या है, T क्या है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। दोनों का टेम्परेचर दोनों बॉडीज का फाइनल टेम्परेचर क्या है, T हो जाएगा। क्योंकि अब जब तक टेम्परेचर ज्यादा और कम रहेगा तो टेम्परेचर जहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस है तब तक हीट फ्लो होती रहेगी। करेक्ट, मैंने आपको बोला था हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो होती रहेगी, लेकिन एक बार क्योंकि लो टेम्परेचर वाली बॉडी का जो टेम्परेचर वो बढ़ते जा रहा है, हाई टेम्परेचर वाले का कम होते जा रहा है और एक टाइम आएगा दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। अब बराबर हो गया तो आपको पता है हीट फ्लो के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर का डिफरेंस होना जरूरी है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। अब जब टेम्परेचर बराबर हो गया तो उसके बाद हीट फ्लो होना बंद हो जाएगा, यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर उसका हो जाएगा। मान लेते हो टेम्परेचर T है। करेक्ट, तो मान लेते हैं हॉट बॉडी का जो आपने मास लिया वो M1 लिया। करेक्ट, कोल्ड बॉडी का जो मास लिया आपने M2 लिया। हॉट बॉडी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है C1 और कोल्ड बॉडी की है C2। करेक्ट, तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी कितनी हीट लूज करेगी, तो आपको पता है कि हीट गेन या लूज करने की जो बात आती है, हीट इज इक्वल टू कितना होता है, mc इंटू डेल्टा टी। m क्या है, मास ऑफ हॉट बॉडी क्या है, m1, c की जगह पे यहां पे क्या है C1 और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज कितना हुआ टेम्परेचर, देखो इनिशियल टेम्परेचर हॉट बॉडी का T1 था और फाइनल कितना हो गया, T हो गया, यानी कि कम हो गया। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T1 माइनस टी, डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T1 माइनस टी, यानी कि शुरू में जो ज्यादा टेम्परेचर था माइनस जो कम टेम्परेचर होगा। अब जो हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी वो कितनी हो जाएगी, मास ऑफ द कोल्ड बॉडी, मान लेते हैं मास ऑफ द कोल्ड बॉडी क्या है, m होता है ना, यहाँ पे m2 है इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि उसका C2 है और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो कोल्ड बॉडी का जो टेम्परेचर था ना वो T2 था, करेक्ट, और वो T हो गया, वो बढ़ा है। तो यहाँ पे आप T2 माइनस टी नहीं करोगे, यहां पे क्या करोगे, T माइनस T2। तो कंफ्यूज मत होइए कि यहां पे T माइनस T2 होगा ना कि T2 माइनस टी, क्यों, क्योंकि T ज्यादा है T2 से, तो उसने क्या किया, टेम्परेचर डिफरेंस। तो मान लेते हैं इसका 20 डिग्री सेल्सियस था और इसका 50 था, दोनों जब कंबाइन हुए तो 30 हो गया। तो इसका 20 से 30 हुआ है, कोल्ड बॉडी का जो है वो 20 से 30 हुआ है। तो आप 30 माइनस 20 करोगे ना कि 20 माइनस 30, क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को ही तो माइनस करोगे, वही तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो ध्यान रखिए T जो है यहाँ पे T1 क्योंकि हायर टेम्परेचर है और T2 क्या है, लोअर टेम्परेचर है, और जब ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और ये कम होता जाएगा तब ये बीच में T आएगा। तो ध्यान रखिए T1 माइनस टी करोगे और T माइनस T2 करोगे इस केस में। अब ये जो हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी थी वो इतनी है और हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी है जो इतनी है। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये क्या कहता है कि दिस हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके के आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत तरीके के ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं कि दो बॉडीज हैं, उनका मास दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है, इनिशियल टेम्परेचर दिए हैं दोनों के, यानी कि T1 T2 दिया हुआ है, और आपको बताना है कि दोनों को मिक्स करोगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, यानी कि T कितना आएगा। तो जस्ट ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, आपकी कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, और इससे आप क्या क्या पता कर सकते हो। मतलब अगर दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर कम होता जाएगा, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और
फाइनली जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा वो कितना होगा वो आप इजीली पता कर सकते हो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से। सो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब एक टॉपिक की हम बात करते हैं कि आपने स्पेसिफिक हीट की मैंने आपको बात बताई कि स्पेसिफिक हीट होती है जो वाटर की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और इस हाई स्पेसिफिक हीट को हम बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं अलग अलग जगह। करेक्ट, मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक हीट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होती है। तो क्योंकि वाटर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अगर आप 1 kg लेते हो तो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, उसकी इसी खासियत को हम यूज़ करते हैं अलग अलग जगह पे, या फिर आप अलग अलग फिनोमिनन्स में इस चीज़ को देख सकते हो। तो कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं तब शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे क्लाइमेट देखा होगा आपने, जो बीचेस पे होता है, नियर शी शोर बीचेस पे, समंदर के किनारे आप जब भी जाओगे तो वहां पे आप देखोगे कि टेम्परेचर जो होता है वो मॉडरेट होता है, कभी भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है या फिर बहुत कम नहीं होता है। करेक्ट, जब आप हिल्स में जाते हो तो वहां बहुत कम टेम्परेचर होता है, या फिर अब जब किसी सिटीज में जाते हो सिटीज में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। लेकिन सी शोर पे आप देखोगे तो वहां पे एक मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ना ज्यादा टेम्परेचर रहता है ना ही कम टेम्परेचर रहता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। आप सी शोर पे हो तो वाटर क्या करता है दिन के टाइम पे, चलो अगर हम विंटर्स और समर्स की बात करें, दोनों के कंडीशन देख लेते हैं। तो समर में क्या होता है, समर में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। करेक्ट, तो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसकी वजह से वाटर क्या करेगा, हीट को, क्योंकि जो अगर सी शोर पे हम जाएंगे तो वाटर उसके आसपास की हीट को, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, वाटर का टेम्परेचर अगर कम रहेगा तो वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करने लगेगा। अब हीट को एब्जॉर्ब तो करेगा वाटर, लेकिन उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो क्या करता है, वो हीट को बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उसका टेम्परेचर कुछ बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता है? बहुत कम बढ़ता है लेकिन बहुत कम उसका टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है। इसीलिए वो क्या करता है, अपने सराउंडिंग्स की बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उससे उसके टेम्परेचर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कोई खास इंक्रीज नहीं होता है। और यही रीजन है कि उसके आसपास का टेम्परेचर जो है वो कम रहता है। करेक्ट, जबकि बाकी दूर जाओगे आप तो उधर टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो समर में तो ऐसा होता है। विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में बाहर का टेम्परेचर जो होता है बहुत कम होता है, लेकिन जो वाटर होता है, सी वाटर जो होता है, उसका टेम्परेचर मान लेते हैं ज्यादा है। अब वो क्या करेगा, वो हीट आपको पता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव होती है, तो सी वाटर क्या करेगा, हीट लूज करना शुरू करेगा। अब सी वाटर ने अगर हीट लूज करना शुरू किया तो सी वाटर हीट लूज करेगा, और किधर जाएगी हीट, सराउंडिंग्स में। उसकी वजह से सराउंडिंग्स का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वो क्या करेगा, अगर सराउंडिंग्स का टेम्परेचर फॉल होता है तो वो हीट अपनी तरफ से सप्लाई करने लगता है। और दूसरी चीज याद रखिए कि उसको अगर वो हीट सप्लाई कर रहा है तो अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट थी तो 1 डिग्री ड्रॉप करने के लिए भी तो बहुत ज्यादा हीट वो लूज करेगा। तो बहुत ज्यादा हीट तो लूज कर देता है सराउंडिंग्स में, यानी कि सराउंडिंग्स को बहुत ज्यादा हीट दे देता है। उसकी वजह से सराउंडिंग्स का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन उसके टेम्परेचर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो इसकी वजह से वो अपने सराउंडिंग्स का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, मॉडरेट रखता है, न ज्यादा बढ़ने देता है और न ही कम होने देता है। तो विंटर्स और समर दोनों का केस आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से जो फर्मेंटेशन होता है, जैसे आपको चोट वगैरह लग जाती है या बॉडी को हॉट करने के लिए आप हॉट वाटर बॉटल्स यूज करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। वाटर क्योंकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए भी बहुत ज्यादा हीट लूज करनी पड़ेगी उसको, और यही रीजन है कि आप उसको यूज करते हो, क्योंकि आप उसको जब यूज करते हो तो वो आपको काफी ज्यादा देर तक हीट देता है, काफी ज्यादा हीट प्रोवाइड करता है, और इजीली वो कोल्ड नहीं होता है। नेक्स्ट है आपके पास वाटर को हम एक और जगह यूज करते हैं, इट इज यूज इन कूलिंग, एज अ कूलेंट यूज करते हैं। आपने देखा होगा गाड़ियों के रेडिएटर्स वगैरह में एज अ कूलेंट यूज करते हैं। सेम रीजन, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो दूसरे सब्सटेंस को तो कूल करेगा, लेकिन उससे उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा ही बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि काफी देर तक आप उसको यूज कर सकते हो, काफी हीट वो रिमूव कर सकता है और बहुत ज्यादा कूल कर देता है किसी भी सब्सटेंस को जिसमें आप उसको एज अ कूलेंट यूज कर रहे हो। उसके अलावा जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं, जहां बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जहां बर्फ जम जाती है बहुत टाइम तक, 2-3 महीनों तक, वहां पे क्या करते हैं लोग, वहां पे वो एक रिजर्वायर बनाते हैं वाटर का, और उसमें जैसे उनकी जूस उगते हैं, जूस बॉटल्स होती हैं या वाइन बॉटल्स होती हैं, उसमें डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, क्योंकि आपको पता है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो वाटर का टेम्परेचर ड्रॉप करने के लिए उससे बहुत ज्यादा हीट लूज करनी पड़ेगी वाटर को। तो इस वजह से वाटर क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो बहुत ड्रॉप हो जाता है, लेकिन वाटर का टेम्परेचर इतना जल्दी ड्रॉप नहीं होता है। तो वाटर में आप जो भी चीज डाल के रखते हो वो फ्रीज नहीं होती है, क्योंकि वाटर खुद ही फ्रीज नहीं होता है। नेक्स्ट आपके पास
कि ड्यूरिंग विंटर्स आपने देखा होगा कि फ्रोस्ट जम जाता है, करेक्ट। तो जो फ्रोस्ट होता है उसकी वजह से जो प्लांट्स है, क्रॉप्स हैं, वो खराब हो जाती हैं। तो उसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं, प्लांट्स जो आपके फील्ड्स होते हैं उसमें वाटर डाल देते हैं। वाटर डालने से, पानी डालने से क्या होता है कि जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, तो वो फ्रोस्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, यानी कि वो फ्रीज नहीं होता है वाटर इतना इजीली, और आपकी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर लेता है फ्रीज होने से, फ्रोस्ट से, करेक्ट। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडीज या एनिमल्स या प्लांट्स, आपने एक चीज देखी होगी कि ह्यूमन बॉडी में हो या एनिमल्स में हो या प्लांट्स में हो, उनमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। हमारी बॉडी में आपको पता है लगभग 70% वाटर होता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, और अगर बाहर बहुत सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या कम है, तो वाटर जो है वो उतना हीट एब्जॉर्ब करेगा या लूज करेगा, लेकिन उससे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए भी बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है, या फिर 1 डिग्री लूज करने के लिए, 1 डिग्री कम करने के लिए वो बहुत ज्यादा हीट लूज करेगा। तो हीट लूज करेगा सराउंडिंग्स में, या फिर अगर सर्दियों का टाइम होगा, विंटर्स का टाइम होगा, तो वो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा, तो हमारी बॉडी से बाहर जाएगी हीट। या फिर समर का टाइम होता है तो वो बाहर से हमारी बॉडी में हीट आती है। लेकिन वाटर क्योंकि हमारी बॉडी का पार्ट है, इतना ज्यादा वाटर है हमारी बॉडी में, तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने से, ज्यादा होने से, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, और इसीलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अदरवाइज विंटर्स में तो टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुंच जाता है और समर में 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री या 50 डिग्री हो गया तो फिर तो बचना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से वाटर बहुत हेल्प करता है हमारी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने में। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं एक और चीज बता दूं कि कुछ सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जैसे मेटल्स होते हैं, उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो यूटेंसिल्स हम यूज करते हैं वो मेटल्स के यूज करते हैं। क्यों? ताकि वो हीट जो है वो खुद से ना एब्जॉर्ब करें, वो जो खाना आप बना रहे हो उसको भी हीट मिले। अदरवाइज अगर हीट कैपेसिटी यूटेंसिल्स की बहुत ज्यादा हो गई तो सारी हीट खुद ही एब्जॉर्ब कर लेंगे। दूसरा, आपने देखा होगा कि जो यूटेंसिल्स होते हैं उनके जो बेसेस होते हैं वो काफी थिक हम रखते हैं। थिक रखने का क्या रीजन है? क्योंकि अगर थिक रखेंगे तो हीट कैपेसिटी उनकी ज्यादा होगी। हीट कैपेसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? क्योंकि हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करता है। थिक रखने से मास बढ़ेगा तो हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे, और इसकी वजह से वो इजीली बहुत जल्दी ठंडे या गर्म नहीं होते हैं। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट कैपेसिटी क्या होता है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो बहुत जल्दी गर्म या ठंडे नहीं होंगे। उससे क्या होगा कि जब आप कुकिंग करते हो तो बहुत जल्दी गर्म या ठंडा नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि जो आपका फूड होगा या तुरंत जल नहीं जाएगा या फिर तुरंत ठंडा नहीं हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और दूसरा, आपके पास जो वेसल्स आप यूज करते हो, आपने देखा होगा, मैंने आपको अभी कैलोरी मीटर में बताया था कि कैलोरी मीटर में आप बहुत थिन शीट यूज करते हो कॉपर की। उसका भी यही रीजन है, ताकि कॉपर, क्योंकि कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है, ऊपर से हमने बहुत थिन यूज की है, तो बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्या हमने इस लेक्चर में पढ़ा है, क्या कैलोरीमेट्री है और प्रिंसिपल क्या है कैलोरीमेट्री का, और इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर।